11वीं क्लास में स्वागत है दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम जो है एक अनदर टॉपिक, आपको मालूम होगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के 3 एप्लीकेशन होते हैं। पहला हमारे पास लिखा हुआ है इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, दूसरा प्लेन शीट है और तीसरा हमारा स्फेरिकल है। इन तीनों में से एक डेराइव हर साल आता है, कंफर्म आता है, पूछा जाता है जनरली। लक बाई चांस अलग बात है कि ना आए, लेकिन उम्मीद है कि चांसेस पूरे रहते हैं एक आने के। और साथ ही इसके एक न्यूमेरिकल आ सकता है। तो आज हम जो है एक डेराइव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। अब हमारे पास क्या है, अब आप देखोगे इन्होंने बोला कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट वायर मान लेंगे, इसको हम ऐसे कर देंगे तो इसका मतलब है ये हमारा कहाँ है, इनफाइनाइटली है, चार्ज है, तो इसलिए हम इस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक ये स्ट्रेट वायर है, कहीं ये मत समझ लेना ये कोई प्लेट है, ऐसा प्लेट नहीं, छोटा सा वायर है, उस वायर पे हमने क्या पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आप देखोगे कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ निकल रही है, बाहर की तरफ। भाई पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर हम बात करें तो हमारी कैसी है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये आउटवर्ड डायरेक्शन में तो हमें समझना होगा कि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, तो हमें एक ऐसी सरफेस बनानी पड़ेगी, 3D सरफेस, जो इनको क्या करे, क्लोज करे। अब क्लोज कैसी सरफेस है, आप समझो ये वायर है, इस वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा बाहर निकल रहा है, कंटिन्यूस बाहर, ऐसा नहीं है ऊपर की साइड निकले, नहीं, पॉजिटिव है तो आउटवर्ड, स्ट्रेट आउटवर्ड। अब मैं इसके पास क्या बना दूं, एक ऐसी सरफेस बना दूं। आप देखोगे ऐसी सरफेस का मतलब क्या हो जाता है, ये हमारा सिलेंड्रिकल सरफेस। याद करिए, मैं एक ऐसी सरफेस बना दूं, ये जो सरफेस है इसी को हम क्या बोलेंगे, सिलेंड्रिकल सरफेस। तो शायद हो सकता है चीजें क्लियर हो रही हो, सिलेंड्रिकल सरफेस कब और कैसे बनता है। अब जब ये सिलेंड्रिकल सरफेस बन जाता है तो यहाँ आप देखोगे मैं क्या करता हूं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लो मेरे पास एक पेपर रखा है, इसके अंदर एक वायर रखा है, समझिए, फील करके बस। ये एक वायर, इसके अंदर मान लो ये वायर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है इससे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही तो निकल रही है। अब आप ये समझिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से ऐसे बाहर निकल रही होंगी, तो ये क्या है, पूरी सरफेस एक ही तो हो गई है। तो इस सरफेस को बोलते हैं कर्व सरफेस। ये होती है फ्लैट, इसे बोलते हैं फ्लैट सरफेस। ये दोनों कैसी हमारी फ्लैट, इधर से फ्लक्स निकल रहा होगा, इधर से फ्लक्स निकल रहा होगा। अब आप समझना इसमें एक बात कि जब मैं एरिया वेक्टर की बात करता हूं, तो एरिया वेक्टर अगर मैं मान लो यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट मानता हूं, यहाँ मैं क्या कर लेता हूँ छोटा सा, तो एरिया वेक्टर ये होगा। याद करिए इधर ये सरफेस है, तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता है। वैसे ही एरिया वेक्टर अगर मैं इधर एलिमेंट मानूं तो इधर परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। अरे भाई सिंपल समझो ना, एक हमारे पास मान लो वायर है, क्या है, वायर है, वायर पे हमने कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पॉजिटिव। हमने एक तार लिया, या फिर एक एग्जांपल के थ्रू समझा देते हैं। मान लो एक वायर है, हमारे पास एक वायर है, इस वायर पे हमने मान लो पॉजिटिव चार्ज मान लिया। अच्छा पॉजिटिव माना तो इससे आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी है, बाहर निकली। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होंगी हमारी, मान लो ये वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटसाइड होंगी, आउटसाइड होंगी, तो मैं क्या करूंगा, इसको बंद कर दूंगा, एक सरफेस से क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। आप देखो ऐसे, जब मैं इसे बंद करूंगा तो आप देखोगे इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है, तो मुझे एरिया वेक्टर चाहिए ना। गॉस लॉ कहता है क्या है, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए भी चाहिए और डी ए भी चाहिए, तो मैं एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर के लिए आपको ये समझना होगा कि ये जो क्लोज सरफेस है इससे एरिया वेक्टर ऐसे, ये फ्लैट सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस को भी हमें देखना होगा। कहने का मतलब क्या है, मेरे पास कि मैं एक छोटा सा एलिमेंट क्या मान लू, यहां मान लू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, मान लो एक छोटा सा एलिमेंट में इधर मान लेता हूं और एक छोटा सा एलिमेंट इधर मान लेता हूं, तो मान लो ये 1 है, ये 2 है और ये हमारे पास 3 है। अच्छा एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगा, एरिया वेक्टर इधर, इसका इधर होगा A1, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा A2, इसका एरिया वेक्टर होगा A2 इधर, यहाँ क्या आ जाएगा A3। मुझे एक चीज समझाने बहुत जरूरी है। अब ये जो है इधर पूरी सरफेस पे कवर कर रहा होगा, ये वाला जो फ्लक्स है ये पूरी सरफेस को कवर कर रहा होगा। मतलब मैं अगर बात करूं, अच्छा मैं इसमें बात करूं तो लैम्डा क्या होता है हमारा, क्यू बाई एल। अगर मैं क्यू लिखना चाहूं तो लैम्डा बाई क्या आ जाएगा हमारे पास, एल।
अगर मुझे चाहिए इसमें सिंपल शब्दों में कहूं, मुझे चाहिए इससे फ्लक्स, तो फ्लक्स मुझे निकालने के लिए मैं बोलूं मेरे पास अगर टोटल फ्लक्स चाहिए मुझे, तो टोटल फ्लक्स मुझे फाई चाहिए, तो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अब मुझे पता है कि मुझे जब फ्लक्स चाहिए तो आप ध्यान से समझिए, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ये हो जाएगा 1। अगर मैं इसी में बोलूं क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी किसके लिए, 2 के लिए। अगर मैं इसी में एक और बोलूं क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी किसके लिए, 3 के लिए। अब देखो यहाँ थीटा कितना था 90, थीटा कितना था 0, थीटा कितना था 90। अगर मैं बोलूं ई 1 के लिए तो थीटा कितना है 90, थीटा कितना है 0, थीटा कितना है 90 को। अब मैं देखो यहाँ फॉर्मूले में आता है, अगर मैं थोड़ा सा इसको सही से लिखूं तो ई डी ए कॉस थीटा, यहाँ भी अगर मैं और लिखूं तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा। अगर मैं इसमें भी लिखूं तो कॉस थीटा, कॉस 90 ये टर्म 0, ये टर्म 0, बचा क्या आपके पास मिडिल वाला। तो मिडिल वाले के लिए आप देखोगे क्लोज इंटीग्रल ई डी ए आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ई बाहर आ जाएगा तो क्लोज इंटीग्रल डी आ जाएगा, तो फाइव इक्वल टू ई। अच्छा डीए है, अब मैं बोलूंगा डीए मुझे चाहिए इसके लिए, तो मेरे डीए कैसे आ जाएगा, तो डीए निकालते कैसे, मतलब एरिया, तो फाइव बराबर आ जाएगा ई इंटू, अब मुझे एरिया चाहिए, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर इंटू एल, मतलब इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो गई एल। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 पाई आर है, और यही अगर मैं बात करूं इसको थोड़ा सा और सोल्व करूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई एल, या हम बोल रहे क्यू बाई आर इंटू 2 पाई आर इंटू एल। आप इसको चीज को समझिए कि कैसे हो रहा है चीजें। तो फाइव बराबर कितना आ गया हमारे पास e इंटू 2 पाई आर है, और हमारे पास आ गया फाइव बराबर, जिसको हम बोलते हैं सिंपली कि अगर हमें थोड़ा सा और अगर मैं इसमें एडिट करूं, मैं अगर यहाँ फाइव लिखूं तो यहाँ आ जाएगा e इंटू आ जाएगा। अच्छा फाइव की वैल्यू कितनी होती है भाई गॉस लॉ, भाई गॉस लॉ, तो फाइव इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आ जाएगा e इंटू 2 पाई आर इंटू एल। तो मुझे चाहिए e, मैं q को रिप्लेस कर सकता हूं किससे, लैम्डा इंटू एल से, तो यहाँ लिख दूंगा लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से पूरा नीचे आ जाएगा 2 पाई आर इंटू एल, एल से एल गया, तो ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आप देखो e की वैल्यू आ जाती है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसी में मैं थोड़ा सा और इसे सॉल्व करूं तो अगर आप देखो 2 से ऊपर और 2 से क्या कर दूं नीचे, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा के 2 लैम्डा अपॉन आर। तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आ जाती है e बराबर के इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। अब यहाँ मैं थोड़ा सा और इसी में मॉडिफाई कर दूं तो जो e है वो मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं e और r में, फाइनली मेरा आ जाता है e इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, या फिर मैं कहूं e इक्वल टू लैम्डा बाई r। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सही से लिखूं तो ये आ जाता है 2 के लैम्डा बाई r। अब आप देखोगे e जो है इनवर्सली किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा r पर। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं e और r का, तो आप देखो r की वैल्यू जब 0 होगी तो इनफाइनाइट, मतलब कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। दोस्तों ये हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का, जिसमें हमने देखा कि कैसे इसका डायग्राम होता है और हमने ग्राफ को समझने की कोशिश की कि ग्राफ हमारा कैसे बनता है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।